ओ माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। मुझे कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। चांदनी है ना, गरीब गंवार कहेंगी, उससे आइसक्रीम मंगा लेती हूँ। चांदनी, ओ चांदनी, जरा यहाँ आओ। हाँ दीदी। दीदी की बच्ची, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मेरे से तो जाया नहीं जाएगा, ऊपर से गर्मी भी लग रही है। ऐसा करो, यहाँ से 2 गली छोड़कर रोड पर आइसक्रीम पार्लर है, वहां से मेरे लिए बटरस्कॉच आइसक्रीम लेकर आओ अभी। इस टाइम दीदी, पहले मैं माँ जी का काम कर लेती हूँ, फिर आपका। ये कहकर तुमने साबित कर दिया कि तुम गरीब घर से हो, जिसे बड़ों की इज्जत करना नहीं आता, वरना ऐसे मेरी बात नहीं काटती। गरीबों से नफरत है मुझे, बस इसीलिए झेल रही हूं तुम्हें। ये सुन चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह माधुरी से पैसे लेकर तपती धूप में आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाती है। वहीं सास कोकिला, माधुरी बहू, तुम चांदनी बहू से इस तरीके से बात क्यों करती हो? बेचारी को अभी अपने ससुराल में आए 10 दिन भी नहीं हुए और तुमने उसे बाहर भेज दिया। छाता तो ले जाने को कह देती। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे वो मोम से बनी है, बाहर धूप में जाते ही पिघल जाएगी। और जो भी हो, उसे मुझसे दबके रहना ही होगा। आखिर मैं अमीर घर से हूँ और वो गरीब मायके से। तुझसे बहस करने से अच्छा मैं अपने कमरे में आराम कर लूं। ये कहकर कोकिला चली जाती है। इतने में चांदनी बाहर से आइसक्रीम लाकर माधुरी को दे देती है। बेचारी गर्मी में परेशान होकर फिर अचार सुखाने चली जाती है। दिन गुजरते हैं। घमंडी जेठानी अपनी गरीब देवरानी को बार बार गरीबों के ताने देती थी और परेशान करती थी। एक दिन गर्मी से चांदनी बेहोश होती है कि सास फॉरेन डॉक्टर को घर बुला लेती है, जहां डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। उसी वक्त माधुरी उल्टी करने लगती है। शाम तक वो भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके सबको खुशखबरी दे देती है, जिसे सुन दोनों के पति घर आते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह मोहित, अब तेरी तरह मैं भी पापा बनने वाला हूँ। हाँ भैया, जैसे हम दोनों बचपन में साथ रहे हैं, खेले हैं, स्कूल पढ़ने गए हैं, वैसे ही अब हम दोनों के बच्चे भी साथ में खेलेंगे, कूदेंगे और स्कूल जाएंगे। हाँ मोहित, तुझे भी बाप बनने की बहुत बहुत बधाई हो। माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा दे दीजिए जो मेरे बच्चे को नुकसान न करे और फायदा भी करे। दीदी, अभी शाम के टाइम आपको ठंडा खाना पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको ठंडा पीना है तो मैं मौसमी का जूस बना देती हूँ, इसी बहाने मैं भी पी लूंगी। साफ साफ बोलो ना, तुम्हें पीना है तो तुम पी लो, लेकिन ये गरीब वाला मौसमी का जूस मैं तो नहीं पीने वाली। मुझे और अमीर जैसे जूस पीने हैं, जैसे कि वाटरमेलन का, खसखस का, कोकोनट वाटर, बनाना शेक, मैंगो शेक। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मत बोलो, मैंने तुमसे नहीं, माँ जी से कहा था वैसे भी। अरे शांत माधुरी, शांत। मैं तुम्हारे लिए जूस ले आता हूँ। चांदनी, तुम बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ। माधुरी अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी आराम करती है। मोहित उसका ख्याल रखता है। वहीं अर्जुन बाहर से मैंगो जूस ले आता है, जिसे पीकर दोनों खुश हो जाती हैं। कुछ देर बाद डिनर करके सब अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तब कूलर की हवा में माधुरी परेशान होती है। अरे ये क्या है अर्जुन? अर्जुन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम चैन से कैसे सो सकते हो? मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एसी चाहिए। क्या हुआ माधुरी, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? अरे मुझे तो नींद आ रही है ना। अर्जुन, तुम्हें जरा सी भी अपने बच्चे की फिक्र है कि नहीं? मुझसे नहीं सोया जा रहा। आज सो जाओ, कल मैं माँ से बात करता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर चिढ़कर माधुरी सोने की कोशिश करती है। सुबह हो जाती है। देवरानी रसोई की गर्मी में खाना बना रही होती कि जानबूझकर माधुरी आधी बनी रोटी को छुपाकर कूड़े में फेंक देती है कि तब चांदनी, तुमने खाना बना लिया? सब लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। रोटियां कहाँ हैं? यहीं तो रखी थी जेठानी जी। अरे, अभी तो मैंने सबके लिए रोटियां बनाकर रखी हैं, कहाँ चली गई? चांदनी, तुम प्रेगनेंसी के दौरान पागल तो नहीं हो गई हो? एक भी रोटी नहीं है। मैंने तो तुम्हें रोटी बनाते हुए नहीं देखा। फटाफट रोटी बना लो, हमारे पतियों को ऑफिस भी जाना है। जी दीदी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर से गर्मी में खड़े खड़े खाना बना रही हूँ, सारी रोटी कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, दोबारा बना लेती हूँ। पसीने में तर होकर चांदनी दोबारा से सबकी रोटी बनाती है, जिस वजह से सास चांदनी को सुना भी देती है और ये देखकर माधुरी को बहुत खुशी मिलती है। अभी तो देखती जाओ चांदनी, मैं तुम्हें कितना परेशान करूंगी। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी, रात को गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पाई। अब मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए, कूलर से मेरा तो गुजारा नहीं होने वाला। बहू, अब तुम दोनों की प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, बहुत खर्चा है, ऐसे में एसी लाने की क्या जरूरत है? शुक्र करो तुम्हारे पास कूलर है। चांदनी के कमरे में तो सिर्फ एक पंखा है जो धीरे चलता है। माँ जी, मुझे समझ नहीं आता, बार बार मुझे उस गरीब देवरानी से कंपेयर क्यों करती हैं? वो रह सकती होगी गर्मी में, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। और अगर मेरे रूम में एसी लग भी जाएगा तो कूलर तो इसके ही काम आएगा ना। हाँ माँ, मैं इसके कमरे में एसी लगवा रहा हूँ। कल रात को ये परेशान हो गई थी और इस प्रेगनेंसी में ये परेशान होगी तो इसके और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है ना।
जब सब कुछ सोच लिया है तो मुझे क्या बता रहे हो? और एक बात बता दूं, ज्यादा एसी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे इसे भी सर्दी लग सकती है और बच्चे को भी। खाना खाकर कोकिला अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कुछ देर में अर्जुन एसी वाले को घर भेज देता है, जहां वह घमंडी जेठानी के कमरे में एसी लगाकर चला जाता है और जेठानी ठंडी ठंडी एसी का मजा लेती है और बैठे बैठे चांदनी को आवाज देती है। चांदनी, अरे ओ चांदनी। जी दीदी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ देखो, मेरे कमरे की ठंडी ठंडी एसी की हवा खाकर देखो, अच्छा लग रहा है। तुमने तो कभी अपने गांव में एसी भी नहीं देखा होगा, सोना तो बहुत दूर की बात है, गरीब जो हो। ऐसा करो, मेरे लिए फ्रूट्स ले आओ, बनाना भी लेकर आना। ठीक है दीदी, मैं अभी लाई। फिर चांदनी गर्भवती में माधुरी के लिए फल काट कर उसे देती है, जिसे वह खा लेती है और केले के छिलकों को जानबूझकर चांदनी के पैरों के सामने फेंक देती है, जिससे वह गिर जाती है, लेकिन सोफे से बच जाती है कि तभी कोकिला। चांदनी, चांदनी बहू, तू ठीक तो है ना? माधुरी, ये सब क्या है? तू पागलों की तरह केले खाकर चल के जमीन पर क्यों फेंक रही है? अभी चांदनी के बच्चे को कुछ हो जाता तो। सॉरी माँ जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। वक्त गुजरता है, दोनों बहू की प्रेगनेंसी 6 महीने की हो गई थी। इस बीच माधुरी ने चांदनी को परेशान करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। घर के सारे काम करवाकर खुद आराम से एसी के सामने पड़ी रहती थी। एक बार गर्मी की वजह से चांदनी का कमरे में मन नहीं लग रहा था, कूलर ठीक से चल नहीं रहा था। वह घर के सामने बने पेड़ पर अपने पति से झूला लगवा लेती है और झूला झूलने लगती है। ये देख माधुरी हंसती है। ये क्या तुम बच्चों की तरह पेड़ पर झूला झूल रही हो, वो भी इतनी गर्मी में? दीदी, गर्मी नहीं लग रही है, यहाँ पेड़ की ठंडी ठंडी छांव है और झूला झूलने से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी घबराहट भी खत्म। तुम देखना, तुमसे अच्छा झूला झूलूंगी, वो भी अपने कमरे में, एसी वाले। माधुरी ऑनलाइन झूला ऑर्डर करके घर मंगवा लेती है, जिससे एक लड़का उसके कमरे में झूला लगाकर चला जाता है और वह एसी की हवा में झूलती है कि तब सास। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी जोर जोर से क्यों झूल रही हो? अपने कमरे में ये झूला टूट गया तो तुम्हें पता भी है तुम्हें और बच्चे को कितनी तकलीफ हो सकती है। माँ जी, आप क्यों बार बार चीची चीची करने आ जाती हो मेरे सर पर? शांति से अपने कमरे में भी नहीं रहूं क्या? कल मुझे चेकअप के लिए जाना है, आप चलोगे ना? लाइफ हॉस्पिटल। लाइफ हॉस्पिटल कितना महंगा है, वहां जाकर क्या करना है? तो सोनिया गांधी हॉस्पिटल चलना, चांदनी बहू के सारे टेस्ट वहीं हो रहे हैं। हाँ दीदी, वहां साथ में चलेंगे। चांदनी, मैं कितनी बार कहूँ, तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ, पैसे हैं मेरे पास, धक्के नहीं खा सकती सरकारी अस्पताल में तुम्हारी तरह फ्री की चीजों के लिए। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। चांदनी कोकिला को समझाती। अगले दिन कोकिला माधुरी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल जाती है और बेचारी चांदनी अकेले सरकारी अस्पताल जाकर चेकअप करवाती है। रात होते होते चांदनी के कमरे का कूलर खराब हो जाता है, तो वो अपने पति के साथ छत पर मच्छरदानी लगाने जा रही होती है। इतने में जानबूझकर माधुरी पूरी छत को पानी से गीला कर देती है। अरे भाभी, आपने गीला क्यों किया? अब हम कैसे सोएंगे? कोई बात नहीं मोहित जी, जेठानी जी ने अच्छा किया। छत बहुत गर्म हो रही थी, लेकिन अब सोने में और भी अच्छा लगेगा। हद हो गई, मैं तो काम बिगाड़ने आई थी लेकिन उल्टा ही हो गया। फिर दोनों पति पत्नी गर्मी में मच्छरदानी लगाकर छत पर ही सो जाते। ऐसे ही 9वां महीना भी आ जाता है। दोनों बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तब नॉन एसी कार में माधुरी जाने को तैयार ही नहीं थी। बहुत ड्रामा करके एसी वाली कार को मंगवाती है, तब जाकर हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन वहां माधुरी के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसका बेबी घूम गया था, जिस वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। उसी वार्ड में चांदनी थी। तब चांदनी उसके पेट पर हाथ रखकर बच्चे को धीरे धीरे घुमाने की कोशिश करती है। दीदी, गर्मी की वजह से आपकी हालत खराब हो रही होगी, लेकिन आप लंबी लंबी सांस लीजिए, देखना आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे, आप बच्चों को घुमा सकती हैं। हाँ, इसीलिए तो कर रही हूँ। गांव में भी एक ऐसी ही डिलीवरी हुई थी, इसलिए मुझे पता है। तभी चांदनी की हेल्प से डॉक्टर माधुरी की नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। तभी चांदनी को पेन होता है और उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। होश में सब कुछ देखने के बाद घर आकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है कि तभी। चांदनी, मुझे माफ कर दो। शुरू से लेकर अब तक मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कहा, इसके बावजूद भी तुमने मेरी डिलीवरी में मदद की। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मेरा बेबी सेफ है। कोई बात नहीं दीदी, अंत भला तो सब भला। माधुरी सबके सामने अपनी गलती कबूल कर चांदनी को देवरानी के रूप में अपना लेती है। इस तरह घर में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरज, घर के अंदर से बाकी पाव के पैकेट तो लेकर आना। लाया पवन भैया। तभी कच्चे खांचे के अंदर से सूरज पाव के बंडल ले आता है। एक तरफ बूढ़े सास ससुर हरिचरण देवकी बैठे हैं, वहीं सुलेखा मिट्टी के चूल्हे पर लाल चाय बना रही होती है। घर के अंदर गरीबी का अभाव साफ झलक रहा था। अरे बहू, चूल्हे की आंच ठीक से लग नहीं रही है क्या? पूरे घर में चिमनी की तरह धुआं धुआं मच गया।
माँ जी उपले खत्म हो गए इसलिए सीले पत्ते झोंककर चाय बना रही हूँ, बस बन गई चाय। जा बहू, सबसे पहले पवन को चाय दे दे, वरना बिना चाय पानी पिए ही निकल जाएगा। एक सुबह का निकला शाम को लौटेगा। जी माँ जी। सुलेखा जैसे चाय देने बाहर आती है, पवन साइकिल लेकर चल देता है। अजी सुनिए तो, चाय तो पी लीजिए। पहले ही बड़ी देर हो गई है सुलेखा, सारे बन और पाव के पैकेट सुबह की दुकानों पर पहुंचाना था। अच्छा अब चलता हूँ। परिवार का पेट भरने के लिए पवन बगैर कुछ खाए पिए निकल जाता है। दरअसल हरिचरण के परिवार के हालात बहुत ही गरीबी भरे थे, जिसमें पवन के बूढ़े माता पिता, जवान बहन, बाल बच्चे, पत्नी और एक भाई भी था। इतने लोगों को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी इकलौते पवन के ऊपर थी। वो एक डबल रोटी बनाने की फैक्ट्री में काम करता था और रोजाना दुकान पर डबल रोटी पहुंचाता था। हे भगवान, आज तो काफी देर हो गई, जल्दी जल्दी साइकिल खींचना पड़ेगा। तभी जल्दबाजी के चक्कर में पवन रोड पर गिर जाता है, जिसमें उस बेचारे के पैर हाथ छिल जाते हैं। आए मेरा पैर, ओए हाय। चोट लगने के चलते पवन पैदल पैदल पाव रोटी से लदी साइकिल लिए हांफते हुए दुकानदार लाला के वहां आता है। लाला जी, पाव रोटी लाया हूँ, ले लीजिए। अरे अब क्या फायदा इन पाव रोटी को लाने का, मेरे तो सारे ग्राहक फिर गए। अब मैं पाव रोटी का अचार थोड़ी डालूंगा, कल तक तो ये बासी हो जाएंगे। ले जाए इस कामचोर कहीं का। चिक बाज लाला पाव रोटी खरीदने से मना कर देता है। पवन डबडबाई आंखों से विनती करता है। लाला जी, अगर मैं ये पाव रोटी लौट ला कर ले गया तो फैक्ट्री के मालिक मेरी दिहाड़ी काट लेंगे। बाल परिवार वाला आदमी हूँ, रोज की इसी मजदूरी से मेरे परिवार की रोटी चलती है। परिवार भूखा रह जाएगा लाला जी। चल ठीक है, आज तो मैं तुझ पर तरस खाकर खरीद रहा हूँ, लेकिन आइंदा से टाइम से लेकर आना। ले पैसे, तेरे चक्कर में मेरी गर्मा गर्म पाव भाजी ठंडी हो गई। लाला जीभ लपलपाते हुए गर्मा गर्म पाव भाजी गपागप खाने लगता है। वाह भाई, क्या बढ़िया से मक्खन लपेटा है, पाव भाजी खाने में मजा ही आ गया। वाह। पवन भूख भरी आंखों से ललचा कर देखता है और साइकिल लेके चला जाता है, जहां वह रोड साइड एक पाव भाजी का ठेला लगाकर देखकर पिछली रात की बात याद करने लगता है। अरे बहुरिया, भोजन पक गया हो तो परोस दो, एक टाइम का खाए खाए दोबारा में भूख लग जाती है। जी बस लाई बाबूजी। कविता, मैं थाली लगाती हूँ, तुम ले जाके परोस दो। मगर भाभी, आपने कितनी गाढ़ी दाल बना दी है, सब लोग नहीं खा पाएंगे, थोड़ी पानी डालकर दाल बढ़ा दो। गरीबी लाचारी के चलते सुलेखा एक लोटा पानी डालकर दाल बढ़ा देती है। बेचारे गरीब परिवार वालों के हिस्से में आज भी 1.5 रोटी और पतली दाल आती है। जय हो अन्नपूर्णा देवी। चलो भाई, सब लोग खाओ। तभी दाल रोटी देखकर दोनों बच्चे पूजा सौरभ नाक भींच लेते हैं। ये क्या, आज भी आपने बीमार वाली पतली सी दाल बनाई है और मैं खाना आज हरगिज नहीं खाऊंगा। तो नहीं खाऊंगा, मुझे पाव भाजी खानी है। सौरभ पाव भाजी खाने की फरमाइश करते हुए थाली खिसका देता है। तभी देवर सूरज भी शिकायत करने लगता है। क्या भाभी, रोजाना दाल रोटी, कभी सब्जी भी बना लिया करो। अभी तो सीजन की इतनी हरी भरी सब्जी आ रही है, भिंडी, गोभी, करेला, लौकी, परवल, वो बनाने में क्या भारी पड़ता है। तभी गुस्से में तमतमा कर देवकी ताना मारती है। हाँ, जैसे तेरे पुरखे सब्जी का खेत छोड़कर गए हैं, खाली तोड़कर खाना है। अरे मालूम भी है आजकल सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं। कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से नीचे की नहीं है। बेचारा पवन धूप में जलमर कर दिन भर में मुश्किल से 100-150 रुपए कमाता है। इसमें दाल रोटी चल रही है ना, ये भी बहुत है। कितनी बार बोला तुझे अपने भाई के साथ जाकर कमा, घर बैठकर खाली खाना खाना आता है, नकारा कहीं का। हाँ, मैं हूँ नकारा, घर में बैठकर मुफ्त की रोटी खा रहा हूँ ना। मगर आप लोगों को एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई महंगा अच्छा खाना नहीं खिलाया, दाल रोटी से पेट भरवाया है आपने। सूरज झुंझला कर थाली पर से उठ जाता है। कहते हैं ना, हर परिवार में कलेश की जड़ पैसे की तंगी होती है। हरिजन के परिवार के हालत भी पैसों के चलते तंगी भरे थे। अगले दिन से सूरज पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैक्ट्री में काम करने लगता है। ऐसे ही रोज की जिंदगी दाल रोटी पर कट रही थी। तभी एक शाम गली में पाव भाजी का ठेला आता है। पाव भाजी ले लो भैया, आपके मोहल्ले में आ गई मुंबईया, पाव भाजी ले लो। सौरभ, गली में पाव भाजी बेचने वाला आया है, चल हम भी खरीद कर खाएंगे। हाँ चलो दीदी, पिताजी ने सुबह मुझे 2 रुपए दिए थे, मैं वो ले लेता हूँ। दोनों बच्चे अपने अपने सिक्के लेकर पाव भाजी वाले के पास आते हैं, जहाँ पाव भाजी के ठेले पर पहले से ही भीड़ भाड़ मची थी। अमीर पड़ोसन कादम्बरी ठेले पर खड़ी होकर पाव भाजी के चटकारे लगा रही थी। वाह भैया वाह, क्या बढ़िया दमदार तीखी तीखी पाव भाजी बनाई है तुमने। जरा एक और पाव देना और जरा ज्यादा मक्खन डालकर अच्छे से करारा करना। जी जी बहन जी। ठेले वाला फटाफट से घी में पाव चुपड़ कर दे देता है। दोनों गरीब बच्चे उम्मीद लगा कर आते हैं। अंकल हमको भी 2 प्लेट पाव भाजी दे दो। हाँ, अभी बनाता हूँ बच्चों।
ठेले वाला दोनों की पाव भाजी की प्लेट सजाने लगता है, तभी कादम्बरी तंज कसती है। क्या बात है, आज तुम गरीब भिखारी के माँ बाप के अंदर इतना दिल कैसे आ गया जो 200 रुपए की पाव भाजी तुम्हें खिला रहे हैं? 200 रुपए? ये कितने होते हैं आंटी? हमारे पास तो केवल ये 2 सिक्के हैं। पाव भाजी वाला दोनों बच्चों के हाथ में 2 रुपए 5 रुपए का खोटा सिक्का देखकर भिदक कर भगाने लगता है। भिखारी की औलाद कहीं के, बड़े आए पाव भाजी खाने, चल भागो यहाँ से। दोनों बच्चे डबडबाई आंखों से फिर से पाव भाजी मांगते हैं। अंकल अंकल प्लीज हम दोनों को पाव भाजी खिला दो ना, हमारा खाने का बहुत दिल करता है। अरे ओए गरीब की औलाद, एक बार बोल दिया ना नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। ठेले वाला दोनों को तेज की धक्का मार देता है, जिससे दोनों गिर जाते हैं। तभी खांचे में से सुलेखा कविता आ जाती है। सौरभ, तू ठीक तो है? बुआ बुआ अंकल हमें पाव भाजी नहीं खिला रहे हैं। चलो अंदर चलो। नहीं, मुझे पाव भाजी खानी है। सौरभ पाव भाजी खाने की जिद पकड़ लेता है, जिस पर सुलेखा खींचकर थप्पड़ मार देती है। कह दिया ना तुझे, नहीं खानी है पाव भाजी, चल अंदर। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वहीं एक दिन कादम्बरी अपने घर में पोते के जन्मदिन की पार्टी रखती है। आज तो कादम्बरी काकी के घर से पाव भाजी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ, उसने अपने पोते के जन्मदिन की पार्टी रखी है, खाना पीना भी रखा है, पूरे मोहल्ले को बुलाया, केवल हमारे गरीब परिवार को नहीं पूछा। हमारे भाग्य में केवल ये सूखी रोटी है। एक बार फिर से दोनों बच्चे चोरी चुपके पाव भाजी खाने के लिए पार्टी में घुस जाते हैं। पूजा दीदी वो देखो, वो रही पाव भाजी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, चलो खाते हैं। मगर सौरभ आंटी ने हमें देख लिया तो मारेंगी। तभी दोनों बच्चों का ध्यान एक तरफ पाव भाजी की पत्तलों पर जाता है, जिसमें लोगों की जूठन पाव भाजी थी, और वो उन्हें बटोर कर घर लाते हैं। माँ, पिताजी, दादा दादी, आप लोगों का पाव भाजी खाने का मन था ना, हम ले आए हैं। बच्चों के हाथ में पाव भाजी की जूठन पत्तल देखकर गरीब परिवार वालों का कलेजा फट जाता है। हे भगवान, तूने इतनी गरीबी भर दी हमारे घर में कि आज मेरे पोते पोते एक पाव भाजी खाने के लिए तरस गए हैं। अब और नहीं, बस मैं फिर से मेहनत करूंगा। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है। ससुर उस पत्तल को बच्चों से छीन कर बाहर फेंक देते हैं। अब सब लोग घर चलाने में अपना अपना योगदान देते हैं। नंद भाभी घर पर सिलाई बुनाई का काम करती हैं और देवर ससुर पति मजदूरी करते हैं। और खर्च में से बचाकर सुलेखा घर में पाव भाजी बनाने का सारा सामान, ताजी सब्जियां और पवन फैक्ट्री से डबल रोटी खरीद कर ले आता है। घर की गृहिणी मिलजुल कर पाव भाजी बनाती है। मैंने भाजी बनाने की सारी तरकारी काट दी है, बहू जल्दी से अब तैयार कर दे। भाभी, पाव भाजी बनने में और कितनी देर लगेगी? सब्र नहीं हो रहा है। बस भाजी तैयार होते ही मैं आप लोगों को गर्मा गर्म पाव सेक कर दूंगी। जैसे ही पाव भाजी बनती है, पूरे घर में स्वादिष्ट सुगंध भर जाती है। सुलेखा सबको गर्मा गर्म पाव भाजी परोसती है। वाह बहू, ये पाव भाजी तो बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन है, और ये मक्खन डाला भाजी तो बड़ा दमदार है। खाते ही मुंह में घुला जा रहा है। एक और पाव देना। बहू, मुझको थोड़ी भाजी देना। जी बाबूजी, ये लीजिए पाव, और ये माँ जी आपकी भाजी। अरे बहू, तू अपने लिए भी पाव भाजी बचा लेना, कहीं तुझको कम ना पड़ जाए। आज खाना कम नहीं पड़ेगा माँ, चिंता मत कीजिए। आज हमारा गरीब परिवार पेट भरकर खाएगा। ऐसा कहते हुए गरीब सुरेखा के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। गरीब परिवार वालों के लिए पहली बार पाव भाजी खाने का एहसास किसी बड़े दावत के जैसा था।